गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। आज हमारा लेक्चर नंबर 23। हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में शुरू किया था हमने डिपेंडेंट ब्रांच में हमने डेटर मेथड शुरू किया था। आज हम स्टॉक एंड डेटर मेथड की बात करेंगे। डेटर मेथड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग ब्रांच को एक डेटर ट्रीट करते हैं। हम ब्रांच को डेबिट करते हैं वट एवर वी सप्लाई टू ब्रांच, और क्रेडिट करते हैं वट एवर वी रिसीव फ्रॉम द ब्रांच। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो डेटर का होता ही है, और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट एक बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जो चीज़ मिसिंग होगी, 6 चीज़ें मैंने आपको बोली थी। ओपनिंग बैलेंसेस में कोई बैलेंस मिस हो सकता है, जनरली ओपनिंग में मिस नहीं होता, लेकिन अगर आपको आइडिया लग जाए जैसे ओपनिंग का डेटर नहीं गिवन है, क्लोजिंग का डेटर गिवन है, तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि ओपनिंग का डेटर होगा। ओपनिंग स्टॉक अगर मिसिंग होता है, क्लोजिंग गिवन है, तो ऐसे चांसेस हैं कि ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन। तो वो हो गया। और फिर कैश सेंट सेकंड ट्रांजैक्शन है जो डेबिट साइड में आएगी। गुड्स सेंट थर्ड ट्रांजैक्शन है जो डेबिट साइड में आएगी। बाय वाली साइड में हमारे पास आएगा कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड रिटर्न बाय ब्रांच, और लास्ट क्लोजिंग बैलेंसेस है। इनमें से क्लोजिंग बैलेंसेस में कुछ मिसिंग है तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि ये ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे भी बनाया जा सकता है। इनवॉइस प्राइस पे बनाने का लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कई बार हेड ऑफिस चाहता है कि ब्रांच मैनेजर को उसकी कॉस्टिंग का पता ना चले, तो वो इनवॉइसिंग करता है। अब वो इनवॉइसिंग कर रहा है तो उसके ऊपर, बुक्स के ऊपर उसका असर पड़ता है, तो उसको हटाने के लिए वो एक रिवर्स एंट्रीज करता है। ओपनिंग स्टॉक में जब वो इनवॉइसिंग कर रहा होता है, ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो उसके लिए स्टॉक रिजर्व बाय वाली साइड गुड्स एंड के लिए रिवर्स एंट्री कर देता है, गुड्स रिटर्न के लिए रिवर्स एंट्री कर देता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक में इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट होता है उसके लिए भी वो रिवर्स एंट्री कर देता है। ये था हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड, सॉरी डेटर मेथड। अब हम बात करेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड में डिफरेंस क्या है? स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम लोग ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। होती तो डिपेंडेंट ब्रांच है, बट वो ब्रांच बड़ी हो जाती है। अब क्या होगा कि मैं आपके द्वारा की गई हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। आप सेल कर रहे हो वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, आप खरीद रहे हो स्टॉक वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, आप एक्सपेंस पे करोगे वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन मेरे द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। है तो डिपेंडेंट ब्रांच, बट हमारा यहाँ क्या होगा, कंट्रोल बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर हर चीज का अकाउंट बनाओगे। पहले क्या कर रहे थे, आप सिर्फ डाटा ट्रीट कर रहे थे। ओपनिंग बैलेंस ब्रांच से इतना लेना है और क्लोजिंग बैलेंस इतना, और डिफरेंस जो सेंड है उसको डेबिट कर हो रहा था, उसे क्रेडिट कर रहे थे, तो प्रॉफिट आ रहा था। अब क्या, अपने हर चीज का अकाउंट मेंटेन करना है जो ब्रांच के पास है। सबसे पहला अकाउंट होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा ब्रांच डेटर अकाउंट होता है, ब्रांच के डेटर्स का रिकॉर्ड होता है यहाँ पर, तीसरा ब्रांच के एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड के लिए ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट होता है, ब्रांच के कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ब्रांच कैश अकाउंट होता है, ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच का हमारे पास एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, और दूसरा ब्रांच पीएनएल अकाउंट होता है, और एक गुड्स एंड टू ब्रांच भी हम मेंटेन करते हैं। दीज आर द अकाउंट्स जो हम मेंटेन करते हैं। पहले मैं आपको लेजर एंट्री समझाता हूँ, और एंट्री नीचे मैंने यहाँ दे रखी है, और एंट्री के साथ लेजर का लिंक करता रहूंगा, दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। तो हर चीज मैं जो सप्लाई करूंगा उसकी एंट्री डलेगी। अब मैं आपको डेटर नहीं समझ रहा, अब आप टोटली मेरे कंट्रोल में हो, और मैं आपको हर चीज जो सप्लाई कर रहा हूँ, आप जो इनकट कर रहे हो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिट तो उतना ही आएगा, बेनिफिट क्या होगा, कंट्रोल ज्यादा है। कहीं पे भी थोड़ा बहुत हेरा फेरी होगी तो मुझे इसका पता चलेगा। ठीक है, बड़ी ब्रांचेस में हम लोग ऐसा करते हैं। ये ब्रांचेस अपनी बुक्स मेंटेन नहीं कर रही हैं, हम ही उसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांच है। सबसे पहले हम गुड्स भेजेंगे, ब्रांच के स्टॉक में डेबिट हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक डेबिट, और ये एंट्रीज मैं आपको इनवॉइस प्राइस पे बताऊंगा। ब्रांच स्टॉक डेबिट होगा क्योंकि ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ से पैदा हुआ था, याद है? ट्रेडिंग में से। हेड ऑफिस की ट्रेडिंग में से गुड्स सेंड टू ब्रांच, या परचेज में से हमने अलग गुड्स निकाल लिए थे, गुड्स सेंट में रख लिए थे, वहीं से गुड्स जाते हैं किसको, ब्रांच को। तो ब्रांच के पास गुड्स जाएंगे तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक, और गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब मैं ये मान के चलूंगा कि अगर मैंने गुड्स बेच दिए तो इसमें जितना भी प्रॉफिट है वो मेरे को रिलाइज हो जाएगा। इसलिए इसमें जितना भी प्रॉफिट है उसकी मैं एंट्री कर दूंगा
गुड्स सेंट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है जहां पर मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा कि कितने गुड्स बिके हैं, उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो आप देखिए मैं ब्रांच के स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, वो डेबिट हो रहा है ब्रांच स्टॉक। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे ही सेल हुई, मतलब जैसे ही मैंने गुड्स आपको दिए, आप उसको बेच दोगे ड्यूरिंग द ईयर। और अगर आप बेचोगे तो ऑफकोर्स आप इनवॉइस प्राइस पे बेचोगे। जब आप इनवॉइस प्राइस पे बेचोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर दूंगा अभी साथ ही साथ, जैसे मैं गुड्स भेज रहा हूँ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बोलोगे सर अगर सेल ना हुई, एंड में अगर सेल ना हुई तो प्रॉफिट हटा देंगे, बैलेंस ऑटोमेटिकली। देखो बहुत सीधा फंडा है, दो तरीके होते हैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के, या तो ईच ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ आप सेल करो, जब सेल होगी तब प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। या दूसरा तरीका है कि मैं आपको माल सप्लाई करूं और ये मान के चलूं कि आप सारा बेच दोगे, और जैसे ही मैंने आपको सप्लाई किया प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते, एंड में जो बचेगा उसका प्रॉफिट हटा देंगे, उतना ही आएगा। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हो तो आप उसके प्रॉफिट कैसे निकालोगे। हमारे पास जितना भी स्टॉक आता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, हम ये मान के चलते हैं कि वो बिक जाएगा सेलिंग प्राइस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉक हमारे पास आता है साल के शुरू में, हम लोग उसका प्रॉफिट साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं कि बिक जाएगा, और साल के एंड पे जो स्टॉक बच गया उसमें जितना प्रॉफिट नहीं रिलाइज हुआ उसको माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है आपके पास, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आता है। आपको हर ट्रांजेक्शन के साथ सेल के साथ प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि छोटी ट्रांजेक्शन होती है वो करना पॉसिबल नहीं होता। डिपार्टमेंटल के प्रॉफिट ऐसे ही निकाले जाते हैं, क्योंकि वह छोटी छोटी चीजें बिकती है और हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। वो जस्ट क्या करते हैं, एक बार रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स ओपनिंग स्टॉक होता है उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो गुड्स वो खरीदते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर उसका प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, और सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ईयर एंड पे जो स्टॉक बचता है उसमें जो अनलाइज प्रॉफिट वो माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंटल स्टोर का प्रॉफिट आ जाता है। सेम सिस्टम यहाँ पर काम करेंगे। तो हेड ऑफिस क्या मानेगा कि जितने गुड्स मैंने आपको सप्लाई किए उस पर प्रॉफिट हो जाएगा, कितना होगा, ऑफकोर्स होगा इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक, तो इस साथ का प्रॉफिट वो ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करता रहेगा। देखिए ये इनके पास ब्रांच स्टॉक है, यहाँ पर गुड सेंड कर दिए हमने, इनको मिले इनवॉइस प्राइस पे मिले, मैंने ये ब्रांच स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे बनाया, और इसमें जितना भी प्रॉफिट छुपा हुआ है वो मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट है, ये देखिए प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। और ये प्रॉफिट रिकॉर्ड किया साथ में इनवॉइसिंग का फैक्ट भी ठीक कर दिया। जब मैंने आपको गुड्स भेजे इसमें इनवॉइस प्राइस है, इसका इफेक्ट दूर करने के लिए ये मैंने ये एंट्री कर दी, नेट इफेक्ट कॉस्ट पर आ गई ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये इनवॉइस प्राइस पे है, ये लोडिंग है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, यहाँ से प्रॉफिट हटा के मैंने जीपी में ले गया। तो आप देखो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर आ जाए। तो साइमल्टेनियसली दो एंट्रीज कर दी, एक मैंने आपको गुड्स दिए उसकी एंट्री कर दी, और दूसरा साथ के साथ उसमें छुपा हुआ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। और प्रॉफिट इस तरीके से रिकॉर्ड किया कि आपके गुड्स सेंट टू ब्रांच को कॉस्ट पे ले आया, और साथ में वो प्रॉफिट उठा के मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दिया कि ये गुड्स बिकेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें, हाँ जी, हम्म हम्म अगर वो 100, इनका कहना है कि अगर 100 रुपए की कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस 120 का है, तो मैं प्रेजेंटली 20 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर आप 30, 40, 50 में बेचोगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं समझे, मेरी बात समझो, मैं हेड ऑफिस हूँ, मैं इनवॉइस प्राइस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि ये लो जी इनवॉइस प्राइस पे, मैं सॉरी ब्रांच को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि इनवॉइस प्राइस पे बेच दो, मेरी कॉस्ट 100 रुपये, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 120 में बेच दो, तो 20 का प्रॉफिट होगा। 20 का प्रॉफिट मैंने जैसे ही गुड्स आपको दी उसका रिकॉर्ड कर लेगा। और मान लीजिए सर्कमस्टांसेस में आपने उसको 130 में बेच दिए, तो 10 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बेच दिया, तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कर दूंगा। मेजोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होगा, मेजोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इनवॉइस प्राइस पे बिक्री होगी तो उसका प्रॉफिट मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन जो एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन होंगी जिसमें हो सकता है कि आपका सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से नीचे आ जाए, या सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस को क्रॉस कर जाए, उसको प्रॉफिट लॉस का इफेक्ट अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा।
क्लियर है? उसके बाद जब आप गुड्स वापस करोगे, देखो तो गुड्स भेजने की एंट्री क्या थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कर रहा था तो गुड्स एंड टू ब्रांच। अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक से निकल के गुड्स वापस कहाँ आ जाएंगे, जहां से भेजे थे। कहां से भेजे थे, गुड्स एंड टू। अब ये भी इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा। अब आप देखो ये एंट्री आएगी, अगर मैंने ये एंट्री कर दी तो भाई इसका प्रॉफिट रिलाइज नहीं होगा, तो प्रॉफिट भी हटाना पड़ेगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच को भी कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम एक और एंट्री कर देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर दिया गया। डेबिट करने का लॉजिक क्या हुआ कि ये प्रॉफिट रिलाइज नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने गुड्स भेजे होंगे तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में, कि ये तो बिक जाएगा। और अगर उसने भाई साहब ने वापस कर दिए तो मतलब ये वो प्रॉफिट है जो रिलाइज नहीं हुआ, तो मतलब वो प्रॉफिट हटा देंगे। इसका एक इफेक्ट तो वहां चला गया, और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला गया, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में। ये क्या करेगा, ये गुड्स एंड टू ब्रांच को कॉस्ट पे ले आए, और गुड्स एंड टू ब्रांच कॉस्ट पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो जगह एंट्रीज हो जाएंगी इसकी। ये देखिए ऊपर, हाँ ऊपर है, ये रहे, वापस कर दिए गुड्स रिटर्न इनवॉइस प्राइस पे। और तो इसका मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा, और प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट भी हटा दिया। और साथ के साथ अगर आपका ब्रांच ये गुड्स वापस आए हैं, उसका लोडिंग भी हटा दी। ये इनवॉइस प्राइस है आपका, और ये मैंने लोडिंग माइनस करके उसे कॉस्ट पे लिया। तो गुड्स की एंट्री हमेशा इस मेथड में दो होंगी। जब भी गुड्स की ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस और ब्रांच होगी तो दो एंट्री होगी, एक तो गुड्स की होगी जो इनवॉइस प्राइस की होगी, और दूसरी एंट्री में एक तो हम प्रॉफिट को प्लस माइनस करेंगे, और दूसरे में गुड्स एंड टू ब्रांच को हम कॉस्ट पर लेके आएंगे। लोडिंग का इफेक्ट दूर करने के लिए एंट्री होगी, और दूसरा प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट के साथ उसको एडजस्ट कर देंगे। हमेशा दो होंगी। बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच कर रही है अपने लेवल पर, उसकी एक एंट्री होगी। सिर्फ गुड्स की एंट्री दोगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में गुड्स ट्रांसफर होंगी, जिसमें लोडिंग है, और लोडिंग का इफेक्ट हमें ठीक करना है। स्टॉक एंड डेटर मेथड हमेशा इनवॉइस प्राइस पे काम करेगा ऑलवेज। तो गुड्स हो गए, बाकी देखोगे आप बाकी सब चीजों की एंट्री सिंगल सिंगल है। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच। अब ब्रांच ने सेल कर दी, अगर तो आपने, अब ध्यान देना, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस अगर तो बराबर है फिर तो मुद्दा ही कोई नहीं, सिर्फ सेल रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो कैश सेल है तो ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा और ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा। तो स्टॉक में से कम हो गया सेल, पैसा ब्रांच कैश में चला गया। ठीक है, तो अगर उधार सेल कर रहे हो तो ब्रांच के डेटर बढ़ जाएंगे, और ऑफकोर्स ब्रांच का स्टॉक तो कम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये लेजर में क्या इसकी इफेक्ट आएगा, ये रहा आपका ब्रांच स्टॉक, कैश सेल होगी, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, और ये रहा आपका ब्रांच कैश कैश सेल। और सिमिलरली अगर आप डेटर को बेच रहे हो तो ब्रांच के डेटर डेबिट होंगे, ऑफकोर्स ये इनवॉइस प्राइस पे होगा, और साथ के साथ यहाँ पर डेटर में ब्रांच स्टॉक आ जाएगा। ठीक, अब अगर मैंने सेल जो है वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा कर दी, अगर मैंने मतलब ब्रांच ने इनवॉइस प्राइस से सेल ज्यादा कर दी, यानी कि व्हेन सेलिंग प्राइस एक्सीड इनवॉइस प्राइस, व्हाट हैपन, अब हमें प्रॉफिट जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा होगा। अब अगर आप सेल रिकॉर्ड करोगे ना, चाहे कैश सेल रिकॉर्ड करो, चाहे आपका क्रेडिट सेल हो, आपके स्टॉक में बाय वाली साइड में सेलिंग प्राइस आएगा। देखो स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बना हुआ है, उसके डेबिट साइड में सारी ट्रांजैक्शन इनवॉइस प्राइस पे है, उसके क्रेडिट साइड में सारी ट्रांजैक्शन प्राइस पे। अब क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन डाली जाएगी जो सेलिंग प्राइस पे होगी, और सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस को एक्सीड इन दिस केस, तो आपका स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में सारी स्टॉक में प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, स्टॉक में प्रॉफिट आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में 100 रुपए की चीज इनवॉइस प्राइस था, उसे क्रेडिट साइड में आपने 120 में बेच दिया, बेचना था 100 में, 120 में बेच दिया, तो 20 रुपए का एक्स्ट्रा आ गया ना, तो स्टॉक अकाउंट को भी मैच करना है। और दूसरा ये 20 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट एडजस्टमेंट में भी लेके जाना है, क्योंकि 80 रुपए की कॉस्ट थी, मैंने आपको वो 100 रुपए में दे दिया, तो 20 का प्रॉफिट तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपने उसे 120 में बेच दिया,
तो 20 का प्रॉफिट मुझे और रिकॉर्ड करना है। दूसरी बात, स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो चुका है क्योंकि बाय वाली साइड सेल प्राइस आ चुकी है। डेबिट तो 100 से हुआ था, अगर तो 100 का ही बेच देते, जिस प्राइस पे वो डेबिट हुआ उसी प्राइस पे अगर आपको क्रेडिट कर देते तो मैच कर जाता। अब क्या हुआ, डेबिट 100 से और क्रेडिट 120 से हो रखा है, तो स्टॉक अकाउंट मिसमैच करता है। याद रखना, स्टॉक अकाउंट में कभी प्रॉफिट नहीं आता, वो या तो कॉस्ट पर बनता है या इनवॉइस प्राइस पे बनता है, तो वो उसको भी मैच करना है। तो वो जो 20 रुपए की ट्रांजेक्शन है ना, ब्रांच स्टॉक को डेबिट करके ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जाएंगे, स्टॉक अकाउंट भी मैच कर गया और हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो गया एक्स्ट्रा। देखिए, अगर तो कैश सेल करते हो, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, ये सेलिंग प्राइस पे होगी। और आप देखो, जो सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस रहेगा ना, उसको ब्रांच स्टॉक को मैंने डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि ब्रांच स्टॉक क्रेडिट ज्यादा अमाउंट से हो चुका है, उसको डेबिट किया और उस 20 रुपए के प्रॉफिट को मैंने उठा के ब्रांच एडजस्टमेंट में ले गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ब्रांच एडजस्टमेंट में ऐड कर। ठीक है, चलिए तो आज देखिए इसका फैक्ट। 80 पे नहीं हो रहा, 100 पे आ रहा है। कैसे? 120 पे सेल हुई है, मैंने आपको 100 का दिया, आपके स्टॉक में 100 आया, 20 का प्रॉफिट मैंने गुड सेंस से रिकॉर्ड किया है, स्टॉक से रिकॉर्ड नहीं किया। आप समझो ना, मैंने जब आपको 80 की चीज 100 में दी तो ब्रांच स्टॉक में 100 डेबिट हुआ और गुड सेंट में कितना हुआ? 100 क्रेडिट। अब गुड सेंट में से 20 को उठा के मैं ब्रांच एडजस्टमेंट में ले गया, तो स्टॉक तो 100 पे ही रिकॉर्ड हो रखा है ना, स्टॉक में तो इनवॉइस प्राइस दिया है, लेकिन गुड सेंट को मैंने इनवॉइस से कॉस्ट में दोबारा से ले आया, उसको नेट कर दिया और वो 20 रुपए का प्रॉफिट गुड सेंट एडजस्टमेंट में ले गया मैं। तो आपका जो स्टॉक अकाउंट है वो इनवॉइस प्राइस पे है। अब मान लीजिए अगर आप सेल करते हो जो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है, तो मिसमैच हो जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट, और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को भी आपने रिकॉर्ड करना है। तो ब्रांच स्टॉक को आप डेबिट करोगे, ये देखो क्या, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस से एंट्री हो रखी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस से एंट्री हो रखी है, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप देखो हम लोग यहां जाकर ऐड भी कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि अब डिस्काउंट देना पड़ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से लो हो जाए, पॉसिबल है ना, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लोअर देन इनवॉइस प्राइस, पॉसिबल है। वैसे केस में सेल की एंट्री तो वही डलेगी, क्या होगी, ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। अब इसमें एक प्रॉब्लम और होगी, दो प्रॉब्लम्स होगी। एक तो जो प्रॉफिट सोचा था वो रिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारे पास गुड्स आए थे हमने सोचा था इनवॉइस प्राइस जो लोडिंग वाला पार्ट है वो रिलाइज हो जाएगा, लेकिन वो तो उतना हुआ ही नहीं क्योंकि डिस्काउंट पर दे दिया। और दूसरा, आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो गया, डेबिट साइड में इनवॉइस प्राइस है, क्रेडिट साइड में सेल दिखा दी, और सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस सेल कम है। ऐसे केस में आपको स्टॉक को भी पूरा करना है और आपको प्रॉफिट भी रिड्यूस करना है। अपना प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड हुआ था? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो हम क्या करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रांच का स्टॉक अकाउंट मैच कर जाएगा। कैसे? सपोज करो मैंने आपको 100 रुपए की चीज दी थी, मैंने बोला था 100 में बेच देना, आपने उसे 90 में बेच दिया, इनवॉइस प्राइस था 100 का, 100 में मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया होगा कि ये तो 100 का बिकेगा, मान लो मैंने आपको 80 की चीज 100 में दी और मान लिया कि 100 का बिक जाएगा, 20 का प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया पहले। अब जब एक्चुअल सेल हुई तो आपने उसे कितने में बेच दिया? आपने उसे 90 में बेच दिया ड्यू टू सम रीजन। अभी जो 90 में बेचा तो दो नुकसान हो गए, एक तो ब्रांच स्टॉक में सेल वाली साइड, बाय वाली साइड 90 रुपए रिकॉर्ड हुए, डेबिट साइड में वो 100 रुपए की है, क्रेडिट साइड में वो 90 के आगे, तो 10 रुपए का नुकसान वहां हो गया, मिसमैच हो गया स्टॉक अकाउंट। और दूसरा, आपने सोचा था 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, उस पर 10 का हुआ, तो 10 रुपए का प्रॉफिट भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट कहाँ है? ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो 10 का नुकसान उधर हो रहा है और 10 का डिफरेंस स्टॉक में आ रहा है, तो उस एंट्री को कर दो पूरी, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर लो और ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर दो। ठीक, देखो क्या हो रहा है, जबकि ब्रांच सेल कर दी, ब्रांच कैश या ब्रांच डेटर कैसी भी हो सकती है, और जो आपको नुकसान हुआ इनवॉइस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उससे ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट हो गया और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो गया। देखो हम हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, आइए इधर,
इनवॉइस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और इधर देखोगे आप प्रॉफिट को कम कर दिया। बुला के लाना मैडम को प्लीज। चलिए वैसी है ना ये, चलो देख तो लेते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये वाली एंट्रीज होगी हैं, ये वाली भी होगी हैं, ये वाली भी होगी हैं, ये भी हमने डिस्कस कर ली। इनको बोल दो बुला देंगे, ठीक क्लियर। सेल की एंट्रीज होगी हैं, मैंने यहाँ नोट लिखा है। अब when goods are transferred by one branch to another branch, then it is treated as goods returned by branch to head office। जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर देती है, अब हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। बहुत सारी ब्रांचेस का मतलब ये हो गया कि मान लो 3 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किए, एक्स ब्रांच है वाई ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है। अब गुड्स क्या हो रहा है, एक्स ब्रांच ने वाई ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए। एक चीज याद रखना, एक्स वाई को जानती नहीं, एक्स की अपनी कोई बुक्स नहीं है और वाई की अपनी कोई बुक्स नहीं है। अगर तो बुक्स सीधी होती तो अलग बात है, एंट्री हमेशा ऐसे जाएगी। हम मानेंगे कि एक ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए और फिर हेड ऑफिस ने वो गुड्स दूसरी ब्रांच को दे दिए। तो जब एक्स वाई को गुड्स ट्रांसफर करेगा, ध्यान देना, जब एक्स वाई को गुड्स ट्रांसफर करेगा तो एक्स के केस में जो एंट्री डलेगी हेड ऑफिस बुक्स में, वो मानेगा कि एक्स ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर दिए। तो वो रिटर्न की जो भी एंट्रीज होंगी, दो एंट्रीज होंगी, गुड्स वापस आ रहे हैं, एक तो स्टॉक कम होगा, एक उसका इफेक्ट गुड्स सेंट पर भी आएगा और एक उसका इफेक्ट ब्रांच एडजस्टमेंट पर भी आएगा। दो एंट्रीज होंगी और फिर हेड ऑफिस ये मानेगा कि मैंने वाई को गुड्स सप्लाई कर दिए हैं। तो इस तरीके से एंट्री को रूट करना है आपको। अगर मान लो गुड्स रिटर्न होते हैं तो एंट्री सीधी एक्स टू वाई के से नहीं होगी। एक्स ने वाई को, बॉम्बे ब्रांच ने लखनऊ ब्रांच को गुड्स भेजे, तो आपने क्या करना है कि बॉम्बे ब्रांच हेड ऑफिस को वापस करेगा। तो बॉम्बे ब्रांच में ये माना जाएगा कि बॉम्बे ब्रांच के गुड्स हेड ऑफिस को वापस आए हैं और हेड ऑफिस ने वो लखनऊ को भेजे। देखना जरा, ठीक। तो ये मैंने गुड्स की मूवमेंट बता दी है। गुड्स की मूवमेंट वैसे तो ब्रांच टू ब्रांच हो रही है, लेकिन आपकी एंट्री की मूवमेंट है जो ब्रांच टू हेड ऑफिस और हेड ऑफिस टू नेक्स्ट ब्रांच को भी ऑलवेज, ठीक है जी। नेक्स्ट, when goods are received by one branch from another branch, the branch who receives such goods treat it as goods received from head office। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी? नॉर्मल लॉस का मतलब हो गया कि स्टॉक खराब हो गया। नॉर्मल लॉस आपको यू ऑलरेडी नो कि नॉर्मल लॉस क्या है, ठीक है ना सब मैडम? वो तो चल रहा है सब कुछ। चलो, नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि खराब हो गया गुड्स। अब नॉर्मल लॉस में ना स्टॉक अकाउंट तो मैं स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो जाता है, क्योंकि एंड पे जो स्टॉक बचेगा उतना नहीं बचेगा, गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल लॉस की आप अकाउंटिंग में एंट्री डालते नहीं हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाता है ऑटोमेटिकली, नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट बन जाता है और प्रॉफिट में कॉस्ट बन जाती है वो। आप देखोगे अकाउंट नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर स्टॉक में नॉर्मल लॉस की एंट्री ना करोगे तो मिसमैच होगा, स्टॉक अकाउंट मैच नहीं करेगा, स्टॉक अकाउंट मैच नहीं करेगा, तो हमें नॉर्मल लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल लॉस में हमें लॉस हो गया, तो लॉस एक तो स्टॉक अकाउंट को मैच करना है, एक प्रॉफिट को भी कम करना है, ठीक है। एक नॉर्मल लॉस है, कॉस्ट का पार्ट तो बनाना ही है उसे, तो जो प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा था वो नहीं होगा क्योंकि लॉस हो गया, और स्टॉक अकाउंट भी मैच होना चाहिए। तो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट होगा लॉस बुक करने के लिए और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा उसे मैच करने के लिए, तो दोनों जगह इफेक्ट चला जाए। देखो एंट्री कैसे बनती है, उस ट्रांजैक्शन का असर जहां जहां पर भी हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, उस इफेक्ट को लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम एंट्री कर देते हैं। अगर आपका नॉर्मल लॉस होता है तो दो नुकसान हुए ना, एक तो स्टॉक अकाउंट में मैच हो रहा है उस अमाउंट से, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, अरे स्टॉक अकाउंट वो तो ना ट्रेडिंग अकाउंट हो ना कि प्रॉफिट निकालना हो, तो मैच होना चाहिए। ये पल्ले बांध लेना कि स्टॉक अकाउंट हमेशा मैच होता है, चाहे कॉस्ट पे बनाओ, चाहे इनवॉइस प्राइस पे बनाओ, चाहे सेलिंग प्राइस पे बनाओ, स्टॉक अकाउंट कैसे ही बन जाएगा, और उसके डेबिट साइड में सारी और क्रेडिट साइड की सारी ट्रांजेक्शन सेम प्राइस पर होनी चाहिए ताकि वो मैच कर जाए। अगर वो नॉर्मल लॉस आता है तो स्टॉक में हमेशा ये मेमोरेंडम नेचर का होता है, बट यहाँ पर तो हम उसको ब्रांच की बुक्स बना रहे हैं, तो
हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं, ये फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये तो जस्ट ब्रांच के प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी बुक्स बना रहे हैं। हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, कि डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। उनकी डबल एंट्री में तो ये है गुड्स कितने के दिए और एंड में उनसे प्रॉफिट कितना आ गया, जस्ट कंट्रोल करने के लिए तामझाम किया जा रहा सारा। तो अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट को मैंने डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया? क्योंकि लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का है। और वैसे भी लॉस कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होता है नॉर्मल लॉस, तो वहाँ रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि जितने भी गुड्स आएंगे वो बिक जाएंगे, उसमें प्रॉफिट होगा, तो इन पे प्रॉफिट होने नहीं वाला, तो लॉस कम कर दिया और साथ में स्टॉक अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया क्योंकि स्टॉक मिसमैच हो गया। ठीक है, जितनी अमाउंट का नॉर्मल लॉस है सारे का सारा उठा के लॉस ट्रीट करेंगे। नॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये रहा नॉर्मल लॉस। और दूसरी तरफ आप देखोगे ब्रांच एडजस्टमेंट में ये रही नॉर्मल लॉस, डेबिट हो गया, कॉस्ट बन गई वो। लेकिन एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल लॉस ब्रांच की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ब्रांच की कॉस्ट नहीं, एबनॉर्मल लॉस, आग लगी तो ट्रेडिंग में नहीं जाता होता वो लॉस। अगर उसे आप लॉस ट्रीट भी करोगे तो पीएनएल में लेके जाओगे, नहीं समझे? वो ब्रांच की नॉर्मल प्रोसेसिंग का लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब स्टॉक अकाउंट तो फिर प्रभावित हो गया, स्टॉक अकाउंट फिर प्रभावित हो गया, और प्रभावित होगा एडजस्टमेंट भी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा। और लॉस को उठा के पीएनएल में लेके जाना, तीन खाते इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। पहले तो क्या था, दो ही था, लॉस को एडजस्टमेंट में एडजस्ट करना था क्योंकि वो तो कॉस्ट का पार्ट है, वो तो नॉर्मल प्रोसेसिंग की लॉस है, और स्टॉक अकाउंट भी प्रभावित हो रहा है। और अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो तीन खाते प्रभावित हो रहे हैं, आपका स्टॉक अकाउंट मिसमैच हो रहा है, आपको जो प्रॉफिट सोचा था गुड्स के ऊपर कि बेच के कमा लेंगे वो नहीं होगा, और तीसरा लॉस को भी बुक करना पड़ेगा ना, और लॉस नॉर्मल प्रोसेसिंग का नहीं है, इसे पीएनएल में लेके जाएंगे। तो तीन इफेक्ट आने चाहिए, तो दो एंट्रीज करेंगे, एक ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच स्टॉक में बाय वाली साइड प्रॉफिट हटाने की एंट्री हो जाएगी, और दूसरा लॉस ट्रीट करने की एंट्री हो जाएगी। देखो ये रहा, ब्रांच एडजस्टमेंट कर दिया ब्रांच स्टॉक में, ये लोडिंग वाला और ये कॉस्ट पीरियड में लेके इन ये दोनों इनवॉइस प्राइस की एंट्री। प्रॉफिट मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड कर लिया, और जो गुड्स की कॉस्ट थी वो पीरियड में ले गए, दोनों इफेक्ट पूरे कर दिए। तो यहाँ बाय वाली साइड इनवॉइस प्राइस की एंट्री कर दी, मैच कर गया, लॉस हो गया ना गुड्स, तो इनवॉइस प्राइस पे लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ब्रांच स्टॉक में, तो रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट वाला पार्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में हटा दिया, क्यों हटाया? क्योंकि प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि बिकेगा ही नहीं वो तो, और क्योंकि गुड्स का भी लॉस हुआ है, तो गुड्स के लॉस को पीएनएल में लेके एंट्री के दो पार्ट कर दिए। नॉर्मल लॉस में मैंने ऐसा नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? नॉर्मल लॉस में ये सारी की सारी एंट्री इनवॉइस प्राइस पे कर दी थी। क्यों? क्योंकि लॉस भी हटाओगे और कॉस्ट का पार्ट भी बनाओगे, प्रोसेसिंग का लॉस है वो, इसलिए कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी दोनों एडजस्टमेंट में गए। ऐसे ही होता है, नॉर्मल लॉस हमेशा ट्रेडिंग में डील होता है। कैसे डील होता है? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक होता है, फिर परचेज होता है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ तो डिफरेंस जो बिक गया वो भी माइनस हो चुका है, और जो नॉर्मल लॉस है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया बीच में जब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ले लिया आपने। जो खराब हुआ वो भी रिकॉर्ड हो गया ना, तो ट्रेडिंग में डेबिट में रिकॉर्ड हो गया खर्चा, नॉर्मल लॉस का भी और जो गुड्स बेचे हैं उसका भी। तो नॉर्मल लॉस हमेशा ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होता है। लेकिन मान लीजिए गुड्स लॉस बाय की एंट्री होती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग से गुड्स उठा के पीएनएल में डेबिट करते हैं, ट्रेडिंग का लॉस नहीं है वो। वही चीज यहाँ कर रहे हैं कि अगर आपका एबनॉर्मल लॉस होता है वो एबनॉर्मल तीन जगह, एक तो आपको उसे वो स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट वो बिकेंगे नहीं और वो लॉस हो गया कुछ, तो स्टॉक में बाय वाली साइड नॉर्मल लॉस दिखाना पड़ेगा, आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गुड्स डेबिट साइड में इनवॉइस प्राइस पे है तो क्रेडिट साइड में भी आप उसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाओगे। और दूसरी बात, जो ये वाली चीज है
प्रॉफिट, अब ये गुड्स बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में से प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा। गुड्स नुकसान हुआ है तो पीएनएल में भी जाएगा। तो हम लोगों ने ब्रांच एडजस्ट स्टॉक में ही 2 एंट्रियां डाल दी, तोड़ दी उस एंट्री को, इनवॉइस प्राइस को तोड़ के एंट्री कर दी, एक ब्रांच एडजस्टमेंट में प्रॉफिट को हटाने की और पीएनएल में कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की। देखो यहाँ ये देखो, अब नॉर्मल लॉस का प्रॉफिट हटा दिया ब्रांच एडजस्टमेंट में, और ये अब नॉर्मल लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड कर लिया, ब्रांच पीएनएल। एंट्री देख लेता हूँ, एंट्री आपके साथ वैसे मैंने बताई दी है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक, ब्रांच एडजस्टमेंट में लोडिंग वाला पार्ट आ गया, और ब्रांच पीएनएल में कॉस्ट आ गई, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट, देखो तीनों अकाउंट कंपनसेट हो गए एंट्री। और अगर आपने उसको इंश्योरेंस कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी, ये तो मालूम ही है, अगर क्लेम मिलना होता है तो बाय इंश्योरेंस कंपनी टू पीएनएल, तो ये ब्रांच पीएनएल में आपको क्लेम मिल जाए, अगर मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये दोनों एंट्रीज भी होगी। क्या डिस्काउंट दिया है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ना डेटर को प्रभावित, स्टॉक को प्रभावित नहीं करता। कैश डिस्काउंट सिर्फ डेटर को प्रभावित करेगा और कैश को कम करेगा, क्योंकि सेल तो इनवॉइस प्राइस पे ही हुई होगी। कैश डिस्काउंट का इट्स नॉट ट्रेड कैश डिस्काउंट, सेल तो आपने पूरी इनवॉइस प्राइस पे की होगी, यानी कि स्टॉक अकाउंट तो मैच हो रखा है, प्रॉफिट भी रियलाइज हो रखा है, लेकिन जब पैसा लेने का टाइम आया ना तो डिस्काउंट दे दिया। ब्रांच कैश डेबिट होगा, ब्रांच डिस्काउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे ना ब्रांच का डिस्काउंट का खाता कुता नहीं बनाएंगे, क्या बनाओगे? ब्रांच एक्सपेंस, एक ही खाता बनाओगे ना। ऐसे तो ब्रांच सैलरी का भी बनाना पड़ेगा, ब्रांच रेंट का भी बनाना पड़ेगा, तो ब्रांच एक्सपेंस का खाता बना दो। टू ब्रांच डेट, ब्रांच डेट, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो तो ब्रांच कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब पहले उधार सेल की होगी ना, तभी कैश डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, ये तो ट्रेड डिस्काउंट देते, तो आपने ब्रांच डेटर को डेबिट किया होगा, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर रखा होगा। अब उनसे रिकवरी हो रही है तो ब्रांच डेटर कम होंगे, ब्रांच कैश बढ़ेगा, और ब्रांच के एक्सपेंसेस जो डिस्काउंट है ब्रांच एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, तो वही है। ठीक, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, ऑफ कोर्स अब कैश भी आ जाएगा, तो ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच कैश में ये ब्रांच डेटर से पैसे आ गए, और ये ब्रांच एक्सपेंस पे डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया, और डेटर, डेटर का ऊपर होगा ना, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया ब्रांच में। सिंपल सी एंट्रीज हैं, उलझने की जरूरत नहीं है, आप सोच लो कहाँ कहाँ फैक्ट हो रही है, उसको एंट्री को कर दो। नॉर्मल एंट्री तो सिंपल है, स्टॉक की एंट्री है बस, जिसमें वो लोडिंग अनलोडिंग वाला सिस्टम करना होता है, बाकी तो आप समझिए कि आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो। कैश की जगह ब्रांच कैश कर दो, एक्सपेंसेस की जगह ब्रांच एक्सपेंसेस कर दो, डेटर की जगह ब्रांच डेटर कर दो, यही तो है। सेल की एंट्री में, सेल की एंट्री में स्टॉक अकाउंट को देखना पड़ता है, सेल की एंट्री में स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, गुड्स रिसीव कर रहे हो, स्टॉक डेबिट हो रहा है, और जब स्टॉक डेबिट क्रेडिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांच एडजस्टमेंट को भी प्रभावित करेगा, इसका ध्यान रखना है आपने, बाकी तो नॉर्मल है। चलिए, उसके बाद है ऑफ कोर्स बैड डेट्स होंगे तो ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच डेटर, बैड डेट्स को डेबिट नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बोला ना कि हर खर्चे का सेपरेट लेजर बनाओगे तो बहुत सारे लेजर बन जाएंगे, तो आप क्या करोगे? ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर, ये देखिए ब्रांच एक्सपेंस में, ठीक है, और डेटर में ये ट्रांजेक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ये मैंने आपको ना मैक्सिमम एंट्रियां लिखाई हुई हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में चाहिए होगी वो पोस्ट कर देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ब्रांच डेटर से आपने कैश रिसीव किया तो क्या होगा? ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए ब्रांच ने फिक्स एसेट खरीदे हैं, तो ब्रांच फिक्स एसेट टू ब्रांच कैश, ऑफकोर्स ब्रांच कैश, वहां से पैसा फिक्स एसेट खरीद लेंगे, ठीक। और फिर अगर आपने फिक्स एसेट बेचे हैं,
तो आप देखिए ब्रांच कैश डेबिट होगा तो फिक्स एसेट, ब्रांच के फिक्स एसेट कम हो गए, ब्रांच का कैश बढ़ गया, और अगर उसमें कोई सेल हुआ तो ब्रांच के पीएनएल में जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट टू ब्रांच पीएनएल। लॉस हुआ तो भी नॉर्मल जैसे हम लोग एसेट की सेल की एंट्री करते हैं यही तो करते हैं। ठीक है, कि ब्रांच कैश डेबिट होगा तो भी सेल होगी तो कैश बढ़ेगा, और कम क्या होगा, फिक्स एसेट कम होंगे तो ब्रांच का फिक्स एसेट क्रेडिट होगा। इस पूरी ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, और लॉस हुआ तो पीएनएल में डेबिट साइड में। किसके पीएनएल में, ब्रांच के पीएनएल में। ठीक, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, ब्रांच कैश नॉट कैश, ब्रांच कैश। ठीक है, उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ऐसा हो सकता है कि ब्रांच कैश मिले, ब्रांच का कैश डेबिट होगा और मेरा कैश क्रेडिट होगा। तो मेरा कैश तो नॉर्मल कैश है, आपका कैश ब्रांच कैश है, तो मैं अपने कैश को कम करूंगा, ब्रांच कैश को बढ़ा दूंगा। तो वही किया हुआ मैंने, ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच टू कैश अकाउंट। ठीक, और सिमिलरली अगर आप मेरे को रेमिटेंस दोगे तो ब्रांच कैश कम हो जाएगा और मेरा कैश बढ़ जाएगा। ब्रांच कैश कम हो गया और मेरा कैश बढ़ गया, ये देखो ब्रांच कैश कम हो गया और मेरा कैश बढ़ गया। नॉर्मल कैश मेरा कैश अकाउंट है, लेजर तो एक ही है, बुक्स तो एक ही है। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज देखिए, मैं यहाँ पर पोस्टिंग भी इनकी दिखा देता हूँ। स्टॉक की तो ऑलमोस्ट एंट्रीज हो गई हैं, बैड डेट की होगी, ये एक्सपेंस आपने डेटर से कैश रिसीव किया उसकी एंट्री होगी, और ये ब्रांच एक्सपेंसेस आपने पे किए उसकी एंट्री होगी। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, ब्रांच नॉर्मल तो ब्रांच डेप्रिसिएशन डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट होनी चाहिए, पर मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन का खाता नहीं, ब्रांच एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच फिक्स एसेट। ठीक, और सिमिलरली कैश में ये कैश सेल होगी, ब्रांच कैश सेल होगी, ये उन्होंने फिक्स एसेट बेच दिए, ये उनके पास कैश आया है हेड ऑफिस से, ये एंट्री आपने फिक्स एसेट खरीदने की कर दी, ये ब्रांच एक्सपेंसेस पे करने की कर दी, और ये रेमिटेंस की एंट्री। ठीक, उसके बाद फिक्स एसेट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उनके पास पहले का फिक्स एसेट था, इतने का फिक्स एसेट खरीदे, इतने का फिक्स एसेट बेचा, इतने की डेप्रिसिएशन हुई, और अगर कोई एसेट बेचा तो उस पर इतना प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल जैसे बनता है। ठीक, उसके अब बुक्स ट्रांजेक्शन होगी। अब आप देखो एंट्रीज टू क्लोज द ब्रांच बुक, सबसे पहले क्लोज ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट। व्हाट डज ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक मींस, माल नहीं बिका। जब माल बिका नहीं है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही मान चुका हूं कि प्रॉफिट सब पे हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो स्टॉक बिकता नहीं है उसका अंडरलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है, और प्रॉफिट हटाने के लिए कहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, ब्रांच एडजस्टमेंट में। और कौन सा अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक रिजर्व, क्योंकि और कोई खाता प्रभावित नहीं हो रहा। स्टॉक सिर्फ किस में गया है, देखो ब्रांच स्टॉक मैच कर गया, क्योंकि उसमें तो बाय वाली साइड जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो इनवॉइस प्राइस पे आएगा, मैच कर रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि ये माल बिका नहीं, इस वजह से प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही इफेक्ट आ रहा है कि प्रॉफिट हम लोगों ने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉफिट हटाने के लिए हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे और स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। और अगले साल जाके क्या होगा, ये प्रॉफिट राइज होगा, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक आएगा ब्रांच स्टॉक में, और उसका जो अंडरलाइज प्रॉफिट है स्टॉक रिजर्व ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि ओपनिंग स्टॉक इस बार बिक जाएगा, और उसका अंडरलाइज प्रॉफिट हमने जो पिछली बार माइनस किया था इस बार कहाँ डाल देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय वाली साइड स्टॉक रिजर्व डाल देंगे। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच एडजस्ट, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ये क्लोजिंग स्टॉक, एनालाइज प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ब्रांच के डेटर को क्लोज कर दो, कुछ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ब्रांच का डेटर कुछ नहीं करना, बैलेंस कैरी डाउन नहीं करना। ठीक, ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, पीएनएल में, तो ब्रांच के पीएनएल में एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर ऑल द एक्सपेंसेस जिसका बैलेंस होगा।
एक्सपेंसेस का तो कैरी डाउन बैलेंस नहीं ना होता, तो वो उठा के कहाँ लेके जाएंगे, ब्रांच के ट्रांसफर कर देंगे, तो ब्रांच P&L डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस होगा। ठीक, उसके बाद ऑफकोर्स ब्रांच का जो कैश अकाउंट है कैरी डाउन आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन वो आ जाएगा, और ब्रांच के फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे तो वो जीपी आ जाएगा बेसिकली, तो और जीपी को कहाँ लेके जाती हो, ब्रांच के P&L में लेके जाओगे, तो वही है क्लोज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच P&L अकाउंट। एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट, लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच P&L। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, जनरल P&L में। अब हम उस प्रॉफिट को जो पूरी ट्रांजेक्शन से P&L में प्रॉफिट आया उसको उठा के अपने P&L में डाल देंगे, बाय वाली साइड में जनरल P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये ब्रांच का प्रॉफिट। गुड्स निकाल दिए थे ना हमने, याद होगा ट्रेडिंग से, तो जो ब्रांच का प्रॉफिट आएगा वो तो हम अपने अदर इनकम में दिखाएंगे ना, P&L में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, वो दिखा दिया उन्होंने। ये देखो, क्लोज द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L, लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आप देखोगे जो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट बच गया, ये रहा गुड्स एंड टू ब्रांच। इसका मतलब पता है क्या है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो ये पता चलेगा कि कितने के गुड्स हम लोगों ने ब्रांच को, कितनी कॉस्ट के गुड्स को सेंड किए, तो ये परचेज में से माइनस हो जाएगा या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इन पूरी ट्रांजैक्शन का निचोड़ क्या है, कितनी कॉस्ट के गुड्स, हालांकि एंट्री इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हो रही है, पर साथ में हम उसका इफेक्ट भी तो खत्म करते जा रहे हैं ना। जितने गुड्स भेजे, मान लीजिए मैंने 10 लाख के कॉस्ट के गुड्स भेजे, आपने 4 लाख की कॉस्ट के वापस कर दिए, इसका मतलब परचेज में से कितने के, 6 लाख के, 6 लाख परचेज में से माइनस हो जाएगा, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि 6 लाख के गुड्स ही ब्रांच के पास गए हैं, भेजे 10 के थे, ऑफकोर्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, बट इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट हम ठीक कर रहे थे साथ ही साथ। मेरी बुक्स में से 10 के गए थे, 4 के आपने वापस कर दिए, तो मेरी बुक्स में 6 का इफेक्ट आएगा, तो मैं 6 लाख के गुड्स अपने ट्रेडिंग में से या परचेज में से माइनस कर दूंगा, तो वो यही है 6 लाख बैलेंसिंग पिक्चर। और ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट देखो, ये गुड सेंट है, इसका इनवॉइस प्राइस ब्रांच, सॉरी ये है गुड सेंट है ना, इसका इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट यहाँ हटा दिया, ये गुड्स रिटर्न आए, इसका इनवॉइस प्राइस का इफेक्ट यहाँ हटा दिया, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस बचा वो कॉस्ट ही बच गई ना, वो कॉस्ट ट्रेडिंग या P&L में माइनस हो जाएगी। क्यों, क्लोज गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एंड ट्रांसफर डिफरेंस टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, कई बार हमारा ट्रेडिंग अकाउंट मैच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच नहीं कर रहा होता, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच ना करे, तो बता सकते हो ब्रांच स्टॉक अकाउंट ना मैच करने का, हम ओपनिंग स्टॉक भी इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स जो रिसीव हुए वो भी इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो वो भी इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस भी पे, नॉर्मल लॉस भी प्राइस पे, और डिफरेंस है वो कैरी डाउन कर रहे हैं, और फिर भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच नहीं कर रहा, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी बुक्स में दिया हुआ उसके साथ मैच नहीं हो रहा। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो नॉर्मल लॉस ट्रीट नहीं हुआ, या फिर अब नॉर्मल लॉस होगा। क्वेश्चन में दोनों गिवन है, नॉर्मल लॉस भी गिवन है, अब नॉर्मल भी गिवन है, वो भी ट्रीट हो चुका है, तो क्या है इसका मतलब, सेल या तो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा हुई है या सेल इनवॉइस प्राइस से कम हुई है। आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन बताएगा नहीं कि सोल्ड गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और मोर देन इनवॉइस प्राइस और लेस देन इनवॉइस प्राइस, नहीं बताता, ट्रांजैक्शन थोड़ा ना बताएगी, वो तो कहेगी सेल होगी इतने की, तो मान के चलेंगे कि ये जो सेल है ना इनवॉइस प्राइस पे हुई है, लेकिन बाद में स्टॉक अकाउंट मैच नहीं कर रहा, तुम्हारे मन में सवाल आता है कि मैच क्यों नहीं कर रहा, सबसे पहला कि नॉर्मल लॉस होगा, दूसरा नॉर्मल लॉस होगा, पर दोनों ही गिवन है, तो फिर क्या कारण है कि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो सेल की है ना वो डिस्काउंट पे की है, जो डिफरेंस है ना वो ब्रांच एडजस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, फिर नहीं हुआ। अब मान लो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, अब क्रेडिट साइड बड़ी में ये तो ना बोल दोगे नॉर्मल गेन हो गया या नॉर्मल गेन हो गया, नहीं बोल सकते, वहां तो एक ही कारण है कि सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस को एक्सीड कर रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ब्रांच स्टॉक की डेबिट साइड बड़ी हो जाए, क्रेडिट, इन कारण हो सकते, ये
क्वेश्चन में गिवन होता देते हम लोग। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बढ़ी है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। नॉर्मल लॉस नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो क्या बनता है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से लोअर है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस का कुछ पार्ट एडजस्टमेंट में जाएगा, कुछ पार्ट ब्रांच पीएल में जाएगा, और अगर फिट कम हुआ है तो एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए क्रेडिट साइड डेबिट साइड, तो ऐसे करना है कि आपका सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस को, और कोई कारण नहीं होता वहां पर, तो फिर वो जो एक्सेस पार्ट है क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, तो दिस इज ऑल ब्रांच स्टॉक एंड डेट मेथड। तो यहाँ पे आपको देखो डिटेल में वी हैव ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांच। मुद्दा किस बात का है? मुद्दा ये है कि स्टॉक की ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान देना है, बाकी तो सब नॉर्मल। और ये चीजें ना देखो, आप प्रैक्टिस करोगे, सोच के एंट्री करोगे, अगर आप याद कर लोगे एंट्री फिर नहीं होती है। अगर आप एंट्रीज को याद करने की कोशिश करोगे, आपको याद होगा ये एंट्रीज मेन बैच की लिखाई हुई है, एक एक एंट्रीज मैंने आपकी की थी। अगर आप उसको याद नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर होगा ही नहीं क्वेश्चन। आप तो एंट्रीज बनाने में उलझे रहते हो कि क्या हो गया। अब देखो ना इफेक्ट कहाँ आ रहा है, तो कैसे ठीक करना है, उसके हिसाब से एंट्री बन जाती है। ये देखिए, ये स्टॉक एंड डेट मेथड, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना होता है आपको, होता है ब्रांच कॉस्ट बनाना होता है, ब्रांच डेटर बनाना होता है, होता है सेंड टू ब्रांच होता है। इसके अलावा ब्रांच एसेट, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच कैश भी बनाना होता है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा नहीं हुआ, ये मैंने अलग से लिख दिया। ये देखो जो व्हाइट से कलर में दिख रहा है ना, वो लिखा तो ब्लैक से था, व्हाइट हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दी, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर, सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। ठीक है, और ये अदर स्टेप्स है क्लोजिंग करने के। ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेबिट टू पीएनएल, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट टू हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ये देखो एम वाला ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये अब नॉर्मल लॉस के लिए बोल रहे हैं। और लास्ट मेथड है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स नथिंग, मेमोरेंडम पीएनएल बना लेना ब्रांच का, सेल बाई वाली साइड रिकॉर्ड कर लेनी है और खर्चे टू वाली साइड रिकॉर्ड कर लेने हैं और प्रॉफिट निकाल लेने। कुछ नहीं है, ये कोई एंट्री नहीं करनी, मेमोरेंडम है, आपने कोई एंट्री नहीं करनी। यहाँ मैंने बना के भी दिखाया हुआ आपको। अकाउंट यहाँ फाइनल अकाउंट मेथड मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा है। अंडर फाइनल अकाउंट मेथड, तीसरा मेथड है ना आपकी डिपेंडेंट ब्रांच का, 3 मेथड है, स्टॉक मेथड, स्टॉक एंड डेटर, और तीसरा है फाइनल अकाउंट। अंडर दिस मेथड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ब्रांच एंड प्रॉफिट फ्रॉम ईच ब्रांच इज कंप्यूटेड। हर ब्रांच से प्रॉफिट निकालना, मेमोरेंडम बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट भी मेमोरेंडम होगा और ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेमोरेंडम होगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इज डेबिटेड विद स्टॉक विद ब्रांच, ऑफकोर्स ओपनिंग स्टॉक से डेबिट होगा, एट कॉस्ट, यहाँ इनवॉइस प्राइस नहीं लेना, कॉस्ट पे। और गुड्स जो ब्रांच को मिलेंगे वो भी डेबिट होंगे, ट्रेडिंग में ही आएंगे, उसके लिए परचेज है बेसिकली। ठीक है, कॉस्ट पर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट होंगे। और मेमोरेंडम अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या दिखा लोगे, सेल बाय ब्रांच एंड क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस ब्रांच का जीपी आ जाएगा। ठीक, डिफरेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच ब्रांच। Branch profit and loss is debited with other expenses incurred and balancing figure is net profit, net loss for each branch. As this method is memorandum and therefore no double system is followed while preparing final account of each branch. ये सबसे छोटी ब्रांच होती है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, जस्ट उनका प्रॉफिट निकालना है। ब्रांच मेमोरेंडम, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम का नेचर समझते हो ना, ये कच्चे खाते होते हैं, इट्स नॉट डबल एंट्री सिस्टम। तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे
कॉस्ट पर, ये सब हमारी बुक्स में बन रहा है ना, उनको तो पता ही नहीं है। तो कॉस्ट कितनी उनके पास थे, कितने के गुड्स हमने कॉस्ट के भेज दिए, कितने की उन्होंने सेल कर दी, कितने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए, डिफरेंस क्या हो, किसी ने भी किए हो, चाहे मैंने किए हो चाहे उसने किए हो, ब्रांच में एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे। जीपी आ गया, जीपी P&L के बाय वाली साइड में आएगा या टू वाली साइड में अगर लॉस हुआ तो बाकी खर्चे रिकॉर्ड करके ब्रांच का प्रॉफिट आ जाए। कोई एनालाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जस्ट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। आप समझिए स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो प्रॉफिट कैसे निकलता होता है, सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दो, जीपी आ जाएगा, और फिर अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। वही कर रहे हैं हम लोग, बस अकाउंट फॉर्म में कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच में हम ऐसे ही करते हैं। तो तीनों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर इस मेथड से स्टॉक एंड डेटर का ही आता है, अगर आएगा तो। आपको आया था एग्जाम में, स्टॉक एंड डेटर का मेथड ही हो गया था, वो तो गया ही था, तो फिर रह कहाँ गए? सारे चैप्टर में बोलते हो गया था, तो रहे कहाँ? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चंस देखते हैं हम। डेटर मेथड इजी है तो, और आंसर तीनों से सेम आता है, स्टॉक एंड डेटर डेटर से और फाइनल अकाउंट मेथड से आंसर सेम आता है। ये हमारा वही क्वेश्चन जो हमने किया था, कब किया था? कल किया था, उसी को इन्होंने इस मेथड से किया हुआ, P&L से। ठीक, P&L से बना दिया। देखो ओपनिंग स्टॉक 40,000, गुड्स जो उनको मिले 60,000 के, परचेज जो उन्होंने खुद कर ली 45,000 की, सेल कैश सेल क्रेडिट सेल रिटर्न माइनस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक जीपी आ गया, और जीपी में से एक्सपेंस डिस्काउंट बैड डेट पैटी कैश एक्सपेंस माइनस करके आपके पास प्रॉफिट आ गया। और उसमें भी आपको 15,000 का ही प्रॉफिट आ रहा था, इसमें भी आपको 15,000 का प्रॉफिट आ रहा था, सेम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं सॉल्विंग इलस्ट्रेशन बाय ऑल द थ्री मेथड। ये एक क्वेश्चन है जो तीनों मेथड से सॉल्व की जाएगी, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू सो मच।